हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई एकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर का जो है दूसरा अध्याय लेकर के आया हूं, जिसमें आज श्री नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित यह कहानी विष के दांत जो हमारे दूसरे अध्याय में है वो लेकर के आया हूँ। उसका हल और परिचय लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम मैं इसका पाठ करूंगा। जो कहानी बहुत ही मजेदार और रोचक है, आपको उलझाए रखेगी ये कहानी। और इसमें जो है सुनने के बाद जो है आपका ध्यान शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ेगा। इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए आगे देखते रहे, सुनते रहे। तो इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, सर्वप्रथम मैं लेखक का कुछ परिचय दे दूं, जैसे कि आप लोग भी कुछ समझ जाए, कुछ याद रहे। एक चीज है कि सुनने से जो है ज्यादा थोड़ा ध्यान रहता है, पढ़ने में भले ध्यान हो या ना हो। कुछ लोगों को पढ़ने से भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि सुनने से ज्यादा याद रहता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। ये अध्याय 2 का है, विष के दांत, और जिसके लेखक है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इनका परिचय है कि ये इनकी जन्म तिथि है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बदरघाट, पटना जिला के है। ये बिहार के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। जहां माता पिता की बात है तो माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता पंडित रामावतार शर्मा थे। पंडित रामावतार शर्मा जो कि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान रहे हैं, जिन्हें महामहो पंडित कहा जाता है। तो ऐसे में पंडित रामावतार शर्मा के पुत्र हैं और उनको विरासत में जो है ये ज्ञान मिली है, ज्ञान विरासत में मिली है। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो है इन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया है। आगे उच्च शिक्षा में पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। और उपलब्धि की बात जहां तक की जाए तो हरदास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे मृत्यु पर्यंत तक। अर्थात जब तक मृत्यु हुई तब तक ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे। और रचना की बात की जाए तो आलोचनात्मक रचना ये ज्यादा क्या करते थे, आलोचना क्या करते थे, और जिसमें दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, ये सारे के सारे जो है इनकी रचना है। आगे है कहानियां, विष के दांत एवं अन्य 17 छोटी कहानियां संग्रह जो है इनका है। कहानी स्रोत ये विष के दांत कहानी जो है ये एक संग्रह से, ग्रंथ से लिया गया है। इनका संग्रह, कहानी संग्रह है विष के दांत एवं अन्य कहानियां। ये कहानी संग्रह किताब का नाम है, विष के दांत एवं अन्य कहानियां। उसमें 17 कहानियां हैं, 18 कहानियां हैं विष के दांत सहित, और इस संग्रह से लिया गया है। उपदेश कहानियों में जो है इन्होंने लगभग सामाजिक भेदभाव एवं स्वार्थता के प्रति सजगता, स्वार्थ के प्रति जो है सजगता के बारे में कहा है। इस कहानी में जो स्वार्थ के बारे में बताया है, और इस कहानी में समाज में, हमारे समाज में पल रहे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हमारे पूरे समाज में जो है जहर फैलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने विष के दांत के नाम से कहा है। इस तरह से विष के दांत विषैला होता है और वही एक दांत पूरे में जो है विष फैला सकता है। उसी तरह जो है समाज में भी कुछ विषैले दांत की तरह होते हैं जो पूरे समाज में गंदगी और जहर फैला करके रखते हैं। आइए हम शीर्षक का पाठ करते हैं, कहानी का पाठ करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। इनके दरवाजे के सामने बरसाती है, छज्जा मतलब है, छाया शेड लगा हुआ है, जिसमें बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड है, कार है स्ट्रीमल इंड। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, उसकी कार, चमचमाती हुई कार ऐसा था जैसा कि कोयल घोंसले से ऐसे झांक रहा है कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। सेन साहब की यह कार जो है पूरे 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। मतलब कार की जो है देख रेख की जा रही थी, बहुत साफ सफाई रखा जा रहा था, किसी को छूने नहीं दिया जा रहा था। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की शामत आ जाए। कहीं पर यदि कार में कहीं भी दाग दिख जाए
तो कार साफ करने वाले और शोफर जो थे उनकी शामत आ जाती थी, मतलब उनको बहुत डांट फटकार लगता था। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। यह खोखा खोखी शब्द जो है, खोखा शब्द बेटा के लिए उपयोग किया जाता है और खोखी बेटी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली भाषा है, खोखा खोखी। और हमारे यहाँ जो है कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, अतः इसको बता देना मैंने महत्वपूर्ण समझा। तो मेम साहब को यह सख्त निर्देश दिया गया था कि खोखा खोखी कार के आसपास ना फटके। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, इनकी 5 लड़कियां हैं और पांचों बड़ी सुशील है। 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां, इनके 5-5 लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। तमीज और तहजीब क्या होता है, किसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, इसको हम तमीज और तहजीब कहते हैं, जो कि आज के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। वो मोबाइल के पीछे दीवाने हैं और उनका एक्शन और फ्रैक्शन जो है ये सब चेंज हो गया है। तो तमीज और तहजीब की जो है जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, मतलब क्या करना चाहिए लड़कियों को ये तहजीब जो है सिखाया गया या नहीं सिखाया गया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। अर्थात कठपुतली कहने का मतलब होता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। इसका मतलब है कि वो इशारे पर नाचने वाली है। कठपुतली क्या होता है, काठ की पुतली, जैसे घुमाओ वैसे घूमेगा, जैसे नचाओ वैसे नाचेगा। अर्थात इशारे पर नाचने वाली, जो कहा गया उठो तो उठना, बैठो तो बैठना, ये काम किया जाता है। लड़की क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़की हर बात में हाजिर रहती है, हर बात को मानती है, इस वजह से उसके माता पिता उस पर लट्टू रहते हैं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, खेलना और दौड़ना उन्हें बताया गया है, उनकी बेटियों को बताया गया है कि खेलना और दौड़ना सेहत के लिए जरूरी है, इसलिए शाम के वक्त जो है वो लोग खेलते भी हैं और दौड़ते भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। मतलब वो जोर से ठहाका मार करके हंस नहीं सकती, वो सिर्फ मुस्कुरा सकती हैं। तो आसपास के लोग उससे मुस्कुराना सीखे, आसपास की युवतियां जो है उससे मुस्कुराने के लिए सीखना चाहती है, तो सीखें। ये बातें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं है। वह जोर से हंसने में मनाही थी उनको। सेन परिवार की सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपनी शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। वहां के आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं अपने बच्चों को जब डांटते हैं तो वो कहते हैं अपने बच्चों को कि एक तुम लोग इतने शरारती हो, दूसरे देखो सेन साहब की लड़कियां हैं। सेन साहब हैं वहां के इस पाठ के जो है मुख्य पात्र है सेन साहब। और सेन साहब जो है अपने बंगले के आगे गाड़ी लगाए हुए हैं और ये सेन साहब का ही परिचय है कि सेन साहब के पड़ोसी कहते हैं अपने बच्चों से खींचकर कि एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, मतलब फूल का गमला तोड़ने के लिए नहीं बना है। अर्थात ये प्रश्नवाचक है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता है। आस पड़ोस के लोग बच्चे हैं जो कि शरारत में कहीं गमला टूट गया तो उसके माता पिता उसको डांटते और कहते हैं कि फूल के गमले तोड़ने के लिए बने हैं, देखो सेन साहब की लड़कियों से सीखो, कुछ भी नहीं टूटता उनके घरों। तो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उसने मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी लड़कियां मोटर को कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। 5 बहनों में एक लड़का है, एक भाई है और जो सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है।
मतलब जब उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब बच्चे होंगे, तब जाकर के एक खोखा हुआ, अर्थात एक लड़का हुआ लास्ट में। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। अर्थात कहने का मतलब उनके रहन सहन से ये नहीं लगता है कि वो बूढ़े हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात खोखा का जन्म, लड़का का जन्म तब हुआ था जब उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि अब बच्चे भी होंगे। बच्चे नहीं होने की उम्र में उनको बच्चे हो गए। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। जीवन के नियमों का अपवाद अर्थात जब ना उम्मीद था तब जाकर के उनका आविर्भाव हुआ, अर्थात जन्म हुआ। और घर के नियमों का भी, जिस तरह से तमीज और तहजीब की जीती जागती मूरत थी उनकी लड़कियां, उसका एकदम विपरीत था। तमीज और तहजीब नाम की कोई चीज इस लड़का में नहीं था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों हुई तो, अर्थात यहाँ सेन साहब की 5 लड़कियों के नाम याद रखिएगा कि ये नाम भी आते हैं प्रश्न में। तो बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों हुई तो उसने, उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी तरह की। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। कहने के लिए कि वो अपने बाप का बेटा ठहरा तो उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। उनके सिद्धांत के उल्टा जो है ये इनका लक्षण था, उसके लड़का का लक्षण उनके सिद्धांत के उल्टा था। जिस तरह से जीती जागती तमीज और तहजीब की मूरत थी, उसी तरह इसका उल्टा लक्षण वाला उसका बेटा जो था, इस वजह से लक्षण उल्टा होने के वजह से जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को भी उल्टा कर लिया था, और कहते थे कि मेरा बेटा जो है ये अलग तरह का शिक्षा ग्रहण करेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। सेन साहब के बैठक में जो है उनके मित्रगण आए हुए हैं, और भड़कीले ड्राइंग रूम है, अच्छा सजा हुआ ड्राइंग रूम है, उसमें बैठे हुए हैं और बातचीत करने का कोई मुद्दा नहीं है। तो उनके बच्चों पर जो है बातचीत हो रही है, और बच्चों के बारे में बातचीत हो रही है कि क्या कर रहा है, किसका लड़का क्या कर रहा है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शिता के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं इसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन स्कूल यानी प्ले स्कूल जिसमें बच्चे खेलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। आप सोचिए, किसी बढ़ई मिस्त्री को जो है उसके साथ काम करने के लिए दिया है, उसका हथियार छूने के लिए दिया है, हथियार चलाने के लिए सीखेगा, देखेगा और इंजीनियर बनेगा। इस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, उनका कहना है हिंदुस्तान में लोग यही नहीं समझते हैं, विदेशों में इसी प्रकार से बच्चे से ट्रेनिंग दिया जाता है। एक दिन का वाकया है
कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, यानी प्रेस वाले थे, मीडिया वाले थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उसका लड़का भी था, तो जो था तो खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। वो प्रेस वाले की जो बेटा था, उनसे उनका तारीफ किया गया। किसी ने उसकी तारीफ कर दी और उनसे, प्रेस वालों से पूछा गया कि आपका लड़का स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे, बार बार वही बातों को दोहराया करते थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। अर्थात इस उत्तर में जो है व्यंग छिपा हुआ था, मजाक छिपा हुआ था, जो सुन करके मन ही मन अपने गुस्से को पी करके रह गए सेन साहब। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर शोरगुल हुआ तो जैसे ही वो उठे तो मित्रों ने भी कहा कि मुझे भी आज्ञा दीजिए, अब हम भी चलते हैं, प्रकट किया और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। सेन साहब का शोफर जो था, ड्राइवर, वो एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देख करके ये औरत जो है सहम गई, क्योंकि सेन साहब हैसियत वाले लोग थे, बड़े आदमी थे और वो गरीब थी। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अर्थात मदन उस औरत का बच्चा था जो उस गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। अर्थात उसको छूने से मना किया और उसको अलग कर दिया गाड़ी से, तो उसकी माँ भी हमसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। अर्थात गुस्से में जो होठ को सटा करके रखे हुए थे सेन साहब, इस वजह से वो औरत चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे को के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। उस बच्चे को ड्राइवर ने ढकेल दिया था, जिसकी वजह से उसे घुटने में चोट लगी थी और वहां से खून आ रहा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। एक छोटा सा लड़का था, उसको धक्का देने की क्या आवश्यकता थी, और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? अब इसमें बड़े लोगों का सोचना है कि छोटा सा लड़का है, उसको धक्का ही दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़े लोगों की बड़ी बात। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। मोटर के पीछे से खट खट की आवाज आई। सेन साहब दौड़े, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। और सभी लोग जो मित्रगण थे वो सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। उसके बेटे ने जो है पीछे का शीशा, लाल शीशा जो है, लाल बत्ती का शीशा चकनाचूर कर दिया है और उस पर भी उसे डांटा नहीं जा रहा है, वो मुस्कुराहट के साथ डांटा जा रहा है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। अब ये भी एक सवाल है कि सेन साहब के खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के खोखा का नाम था काशू। तो बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में
इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। अर्थात पाठ पुर्जा में इसको इतनी दिलचस्पी है कि मोटर के पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए शीशे को जो है फोड़ दिया है, बत्ती के शीशे को फोड़ दिया है। आखिर यह देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। मतलब अपना बेटा किया तो वो जो है एक गुण हो गया, जबकि दूसरा बच्चा सिर्फ गाड़ी को छूना चाह रहा था, वो एक अवगुण था। इसी तरह जो आजकल प्रचलित कहावत है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी या मेरा कुत्ता कुत्ता, वही वाली बात हो गई। मोटर के पीछे हरदम पीछे पड़ा रहता है। उसने कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा नहीं देखी, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। उसके मित्रों की जो भाव भंगिमा थी, अर्थात समझ में आ गई कि वही तुम्हारा कुत्ता टॉमी या मेरा कुत्ता कुत्ता वाली बात थी। और ये सोच करके उनके दोस्तों ने अपना मुंह जरूर बनाया, मुंह का रंग जरूर बदला, लेकिन सेन साहब को यह बात समझ में आने वाला नहीं था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। अर्थात सभी चक्कों के हवा जो है गायब हो चुके थे। यह कासू जो कि सभी के गाड़ियों का हवा निकाल दिया था, टायर का हवा निकाल दिया था, अब उसे भरने में टाइम लगेंगे, इसलिए फिर से लॉन में कुर्सियां लगवा दी गई, वहां पर वे लोग बैठेंगे, गप्पे देंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मुखर्जी साहब की गाड़ी ठीक थी और वो चलते रहे। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने का हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। अर्थात जब तक चक्कों में हवा भरा गया, तब तक जो है वो उसके बातों में ही लगे रहे, अपने खोखा की बड़ाई में ही लगे रहे कि वो इंजीनियर बनेगा, ये बात कहते हुए वो कभी थकते नहीं थे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। उनके एक आउट हाउस में, यानी बाहर के रूम में, क्वार्टर में रहते थे और उन्हीं के फैक्ट्री में क्लर्क थे। उन्हीं कलर का था मदन। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। नौकर होने के कारण जो है सेन साहब के आगे सिर झुका करके खड़ा हो गया और सुनने के लिए तैयार था। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अब देखिए दूसरे के लड़कों को वो क्या कहते हैं, ऐसे लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था
गिरधर लाल की हिम्मत नहीं थी इनके सामने बोलने की, इसलिए किसी किसी बात में जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा आज्ञा दिया, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। अर्थात उस रात जिस शाम में उन्हें डांटा गया था गिरधर लाल को, उसी रात जो है गिरधर लाल अपने बेटे को पीट दिया, जिसकी चीख, उनके बेटे की चीख सेन साहब के कमरे तक पहुंच गया। और वही चीख को सुनकर के सेन साहब को बहुत ही आनंद आया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी, उन्होंने कहा कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, अर्थात उसने अपने बेटे को दंड दिया है, अर्थात गिरधर समझदार व्यक्ति है। और इसी बात में यह बात छिपी हुई है कि सेन साहब ने अपने बेटे को दंड नहीं दिया शरारत करने पर, इसका मतलब है कि वो समझदार नहीं है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मदन की यही दवा है, मतलब मार ही उसकी दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेर दो, गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब बच्चे को जब सख्त किया जाता है, डांटा और मारा जाता है, तभी जाकर के वो बच्चा जो है सही होता है। माता सेन की नींद उचट गई थी, माता सेन की जो है नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, अर्थात सेन साहब जो बकबक किए जा रहे थे इस बात से ज्यादा खींच आ रही थी उन्हें। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया, मतलब जोर जोर से चिल्लाकर के जो रो रहे थे वो रुक गया। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शहनागर तक नहीं पहुंच रही थी। बेचारा सिसक सिसक कर अपने कमरे में रो रहा था, जो कि उसकी आवाज इसके कमरे तक नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चे सिसक रहे थे। दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। बच्चे लोग लट्टू नचा रहे थे बगल के गली में, ये खोखा यानी कासू खेलते खेलते जो है अपने बगल की गली में चला गया और उस लड़कों को लट्टू नचाते देख उसके पास चला गया। अर्थात ये कासू हंस और ये गंदे बच्चे जो थे, बाकी बच्चे जो खेल रहे थे गली में, वो सब बच्चे कौवे हैं। तो कौवों की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। उन्होंने बड़े रोब के साथ मदन से कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं था, मतलब खास फर्क नहीं था, खेलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं खेलेगा तो कोई बात नहीं। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अर्थात खोखा अमीर आदमी का बेटा था, अगर उसको अपनी जमात में ले लिया जाए बहुत लाभ होने वाला था, इसलिए वो लेने के लिए तैयार थे। पर उनसे अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर नहीं हो सकती थी, नहीं कब हो सकती थी, अर्थात मदन को यह बात मंजूर नहीं थी कि वो हमारी जमात में आकर के खेले। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। घर में अपने नौकरों पर, बहनों पर हाथ चला देता था। बच्चे दुलार थे, किसी पर हाथ चला दिया और उसको कोई डांटता फिरता नहीं था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दी। जैसे ही कासू ने मदन को एक घूसा रसीद कर दी, जैसे ही उसने मना किया,
चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, उसको तो पहले से गुस्सा उठा हुआ था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। वही बात हो गई, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। तो इस तरह से, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले की और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशी शेर हो जाता। अर्थात बंगले में अगर ये हुआ होता लड़ाई तो कासू शेर हो जाता, वह किसी की नहीं चलती। उसके माता पिता आ जाते और मदन को पीट के भगा देते। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकलता। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। अब चलते हैं समाज की बात करते हैं। समाज में झोपड़ी वाले महलों वाले से हार जाते हैं इसलिए कि एक झोपड़ी वाले दूसरे झोपड़ी वाले का साथ नहीं देते, बल्कि एक दूसरे झोपड़ी वाले जो है एक महल वाले का ही साथ दे देते हैं, धोखा दे देते हैं झोपड़ी वाले को, अर्थात अपने बिरादरी वालों को धोखा देते हैं, इसलिए वो महल वालों से हार जाते हैं। जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमिया लीडर की मदद की और ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई सभी तितर बितर हो गए, सब इधर उधर हो गए। मदन घर नहीं लौटा। अब लड़ाई हो गई, मदन को डर था कि घर जाने पर पिताजी बहुत पीटेंगे, क्योंकि पिछली रात जो है उसके पिताजी ने बहुत पीटा था। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। मार खाना तो आम बात थी, बार बार उससे मार लगती थी, लेकिन आज और दिनों से ज्यादा मार लगने वाली थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, चुपचाप जो है भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा से कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। अगर उनकी सजा की बात की जाती कि मदन आएगा तो पीटेंगे मारेंगे ये कहेंगे तो कोई बात होती, लेकिन मदन की बात ही नहीं हो रही थी। सिर्फ इतनी कही जा रही थी, उनके मालिक ने कहा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अर्थात उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज हाथी को अपने हाथों से बांधकर खड़े हो गया। डर से ऐसे करके खड़ा हो गया कि अब तो हमें मार लगना ही लगना है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। जैसे ही उसके पिता उसके पास पहुंचने को थे, मदन ने दांत भींच लिया कि अब तो मार लगना ही लगना है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को दोनों हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे मारने के बदले उन्हें गोद में उठा लिया, जिससे मदन हक्का बक्का रह गया कि आज पिताजी मुझे मारा नहीं। और ऐसा क्या हो गया, उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था, शाबाश बेटा। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी, और तभी ये शाबाशी तभी मुमकिन थी जब नौकरी से निकल जाए। जब तक नौकरी करना था
तब तक अपने बेटे को शाबाशी नहीं दे सकते थे। अगर शाबाशी पहले से देते, उनका मन बढ़ता और उनको जो है ये कासू बाबू को तो पिटाई लगती ही लगती पहले से। लेकिन आज नौकरी से निकाल दिया गया, इसका कोई शिकायत उन्हें नहीं था। वो अपने बेटे को शाबाशी दे रहे थे। एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा को दो दो दांत तोड़ डाले, हा 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 हा। इस तरह से दोनों बाप बेटे की बात हुई और हा 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 यानी हंस करके इस बात का जो है मनोरंजन कर रहे थे। और यहाँ पर जो है सेन साहब की खिल्ली उड़ाई जा रही थी नौकरी से निकाले जाने के बाद भी। तो समाज में किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जाता है और छोटे लोग, मजदूर वर्ग के लोग किस तरह से डरे सहमे रहते हैं, इस बात की चर्चा इस पाठ में है। यदि समाज में, कहने का मतलब समाज में अगर कोई अन्याय के विरुद्ध लड़ता है तो यह अन्याय नहीं होता है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के बाद ही वहां विकास हो सकता है, उस व्यक्ति का भी विकास हो सकता है। जो अन्याय में दबे हुए हैं, दबे कुचले रहते हैं, वो सब दिन दबे हुए ही रह जाते हैं, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनका कभी विकास नहीं हो पाता है। नलिन बिलोचन शर्मा इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में जो विष के दांत हैं, उस दांत को निकालने की बात कही है, उस दांत को तोड़ने की बात कही है। तो हम कल इस पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे और ये आज का पाठ हो गया। अगले पाठ में हम प्रश्नोत्तर को बढ़िया से समझाएंगे। आप इसको देखना नहीं भूलिएगा। आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक अध्याय का जो है प्रश्नोत्तर आप तक पहले पहुंचे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।